नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल बिहार में जिस तरह से बिहार बंद का ऐलान किया बीजेपी ने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी की मां के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ था उनके हिसाब से, उसके विरोध में विरोध बंद किया था। यानी महिला के सम्मान की बात कर रहे थे, माँ के सम्मान की बात कर रहे थे, और जगह जगह देखिए किस तरह के पोस्टर लेके ये बंद चल रहा था, जहां पुरुष भी लिख रहा था कि मैं एक माँ हूं। खैर, माँ और महिला के सम्मान में जो बंद आयोजित किया गया था, उस दौरान कैसे महिलाओं का अपमान हुआ, कैसे इन नेताओं ने, जो नेता हाथ में मैं भी माँ हूं की तख्ती लेके घूम रहे थे और मुंह से गालियां दे रहे थे लोगों की, तो वो सब देख के मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया। मैंने कहा आज सबसे पहले उसी से शुरुआत की जाए। राहत इंदौरी साहब कहते थे कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ये दरअसल कल मुझे याद नहीं आया था, सोच रहा था कि कोई ऐसा शेर था जो बिहार का जो दृश्य देखने को मिल रहा था उस पर फिट बैठता था, तो मैंने कहा आज चलिए इसी पे बात करते हैं। दरअसल आज बात इसलिए भी करना जरूरी है कि कल जो बीजेपी की फजीयत हुई ना, उसके बाद आज राहुल गांधी की टीम है, या टीम राहुल या कांग्रेस जो पार्टी है, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि वोट चोरी पर एक सर्जिकल स्ट्राइक का काम कर सकती है, या एक सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं इसको आप। दरअसल आपको मालूम है कि जो राहुल गांधी हैं उनके पास सिर्फ 3 सरकारें हैं इस वक्त, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। हिमाचल जूझ रहा है इस वक्त प्राकृतिक आपदा से। तेलंगाना सरकार जातिगत जनगणना लागू करके इस पूरे देश में पहला राज्य बन चुका है जिसने राहुल गांधी की एक जो है वो राहुल गांधी का जो सपना था उसको पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया है। उस तेलंगाना की जातिगत जनगणना का प्रेशर ये हुआ कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, और राहुल गांधी के जिस जातीय जनगणना के मुद्दे का मजाक उड़ाते थे उस मुद्दे को मानना पड़ा और जातिगत जनगणना के लिए तैयार होना पड़ा। अब आज राहुल गांधी के दूसरे शेर यानी कर्नाटक की सरकार ने बहुत अहम फैसला लिया है। कर्नाटक की सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले जो पंचायत चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है, वो ईवीएम पर नहीं होंगे बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। जी हां, बैलेट पेपर से होंगे, ताकि ये वोट चोरी पर एक तरह से लगाम लगाई जा सके, या एक वोट चोरी पर एक नज़र रखी जा सके। आपको मालूम है, वोट चोरी के मुद्दे से पहले विपक्ष में और आप में से भी बहुत सारे लोग इस मुद्दे को मानते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम जब तक है तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, ये बहुत से लोग मानते हैं। अब ईवीएम पर सर्जिकल स्ट्राइक जो की है कर्नाटक सरकार ने, ये एक तरह से वोट चोरी पर भी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही है। See, this is a political decision which we have taken. We believe it in our ballot system. The government has the powers to recommend to the State Election Commission, and the State Election Commission will do it. Even when the amendment was been passed by the BJP government also, they had also written that either EVM or ballot. So we have choose to take up the ballot. What is wrong in it? There is nothing wrong. So we could see a lot of earlier discrepancy, but we know that in the election commission issue we have been raising voice on that EVM machines. When we have an opportunity, we are going to do it. दरअसल ये जो कर्नाटक सरकार का फैसला है तो स्थानीय निकाय चुनाव, लेकिन इससे एक चीज होगी, इससे जो विपक्ष की मांग है बैलेट पेपर की, ईवीएम हटाओ की जो मांग है, उसको और जोर मिलेगा। अब आप देखिए, ये कर्नाटक ने शुरू किया है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है,
तमिलनाडु है, झारखंड है, जहां जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, अब वो सरकारें सब ये बैलेट पेपर पे आएंगी। और जैसे जैसे राज्य सरकारें अपने यहाँ पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल शुरू करेंगी तो केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा ही बनेगा। और अल्टीमेटली केंद्र सरकार को ईवीएम के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग को कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और उस हालत में होगा क्या? उस हालत में होगा यही कि एक बार फिर राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच होगा। फिर एक बार विपक्ष के सामने झुकना पड़ेगा। वैसे भी राहुल गांधी ने आज तक कितनी बार इस सरकार को झुकने पर या थूका चाटने पर मजबूर किया है। मैं जो बोलता हूं वो होता है। गलत जीएसटी के समय बोला था, सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। मैंने कोविड के समय बोला था आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। नोटबंदी के समय बोला था नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण, और नतीजा आपको दिखा। जी हाँ, इसका ताज़ा उदाहरण आपको मालूम है, ताज़ा उदाहरण है हमारे जो जीएसटी रिफॉर्म्स सरकार कह रही है। हालांकि वो शर्मिंदगी की बात थी, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि गलतियां थी, ये त्रुटियां हमने ठीक की, लेकिन इसका जश्न मनाया जा रहा है। पहली सरकार है जो अपनी नाकामी का जश्न मनाती है और राहुल गांधी को क्रेडिट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीएसटी को लेकर जितना राहुल गांधी ने कहा था, जितनी बातें राहुल गांधी ने की थी, किसी और ने नहीं की थी। तब तो मुझे लगता है कि विद इन कांग्रेस भी बहुत सारे लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अल्टीमेटली सारी बातें सच साबित हुई, इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ तो दोस्तों, जैसे बात जीएसटी की चल रही थी, जीएसटी को लेकर एक और चीज कहना जरूरी है कि सरकार ने जीएसटी में जो बदलाव किया है, बड़ा दावा किया है कि इस बार दिवाली आपकी शानदार रहेगी, बचत आपको बहुत होगी। होनी भी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान जो देश है ये मिडिल क्लास लोगों का देश है। हमें एक एक पैसे की बचत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए लोग बहुत से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते भी हैं कि सर ये बताइए हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। चलो देखते हैं कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पिन डालकर लॉग इन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको लगभग 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस के लेवल तक पहुंच जाता है ना, ये खुद ब खुद स्टॉप बटन दबा देता है या स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज माना जाता है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पर ये क्लिक कर दिया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज को भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन भी नहीं लगाता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया है, तो जाइए और अभी मार्केट वुल्फ को चेक कीजिए। तो वापस मुद्दे पे लौटते हैं। देखिए, आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण योजना जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, आज भी इस सरकार को बचाए रख रही है। इस देश की जो टॉप स्कीम्स होंगी उसमें से टॉप 5 स्कीमों में से एक वो है, वो आज के दिन 20 साल पहले शुरू हुई थी। उस स्कीम का नाम है, उस योजना का नाम है मनरेगा। मनरेगा 20 साल पहले आज ही के दिन बाकायदा कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने शुरू की थी। याद है आपको वो दिन जब प्रधानमंत्री पहली बार सदन में आए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो सदन में उन्होंने कहा था कि मनरेगा इस जो यूपीए सरकार है, कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह सरकार है, इसकी कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी नाकामी है। इनफैक्ट ये कहा था, कांग्रेस इतिहास की सबसे बड़ी नाकामी है और ये ऐसा ढोल है, मैं इसको पीटता रहूँगा, लोगों को बताता रहूँगा। आज
11 साल हो गए, वो मनरेगा जस की तस वहीं खड़ी है। आज भी ग्रामीण गांव देहात में जाइए, सबसे बड़ा रोजगार का साधन कहें या आप रोजगार का स्रोत कहें, ये मनरेगा है। कैश आपको मिलता है, इसमें अकाउंट में आपके आता है। बाकायदा जयराम रमेश ने आज इस पे लिखा भी है कि आज मनरेगा के कानून बनने की 20वीं वर्षगांठ है। जो होना तो ये चाहिए था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना की उपलब्धियों को याद करते हुए इस सरकार में योजना के अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंता जतानी पड़ रही, जबकि हमें उपलब्धियों को याद करना चाहिए था। आज के दिन वो कह रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना, बिल्कुल सही है। और उसमें जयराम रमेश ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आगे कही है कि वित्त मंत्रालय के नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी योजना को वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बजट का 60% खर्च करने की अनुमति नहीं है, 60% से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है। लेकिन मंत्रालय ने सिर्फ 5 महीने में 60% बजट खत्म कर दिया है, जिससे देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसी में यह भी कहा है उन्होंने आगे कि पिछले 11 वर्षों में मनरेगा को जितना बजट मिलना चाहिए था उतना बजट नहीं मिल रहा है, जबकि मनरेगा ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। ये बात बिल्कुल सही है। और टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है उस पर काम करने वालों पे, ये भी बात सही है। और साथ में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये करने की मांग कांग्रेस कर रही है मनरेगा के तहत, ये भी बड़ी जेन्युइन चीज़ है। लेकिन चलिए, मांग और वो सब अलग चीज़ है, लेकिन ये बात तो तय है ना कि एक जिस योजना को आप नाकामी बता रहे थे, जिसका ढोल पीटने की बात कर रहे थे, 11 साल बाद भी खड़ी है। पैसा कम कर दिया आपने, उसमें वो कर दिया, लेकिन आज भी मजबूरी है इस सरकार की कि उस योजनाओं को चलाए रखा है। जैसे ही चुनाव आता है मनरेगा की पेमेंट्स रिलीज होनी शुरू हो जाती, जैसे ही चुनाव आता है गांव देहात पंचायतों में मनरेगा के काम शुरू हो जाते हैं। यानी आज भी सरकार को लगता है अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर कुछ सबसे बढ़िया योजना है तो वो मनरेगा है। मैं आज दिन में किसी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बहुत सही कहा है कि वो कह रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मेरे सामने बैठे जो कहता है कि 70 साल में इस देश ने कुछ नहीं किया, उसके मुकाबले में 11 साल में क्या हुआ ये मुझे बता दे। कौन सी चीज़ नई शुरू हुई है ये बता दीजिए। इस 11 साल में सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हीं को बढ़ाया गया है। जो एम्स, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, हाईवे प्रोजेक्ट्स, बिजली प्रोजेक्ट्स मनमोहन सिंह सरकार स्टार्ट करके गई थी, मोदी जी ने उन सब के सिर्फ फीते काटे हैं, उनका लोकार्पण किया है। नई चीज़ कुछ नहीं हुई है। ये बात में दम तो है। इसीलिए बिहार जैसा चुनाव लड़ने के लिए माँ का मुद्दा बनाना पड़ रहा है, ना कि विकास का कोई मुद्दा बन पा रहा है। अच्छा, इस सरकार की बेरुखी देखिए, इस हमारे प्रधानमंत्री का जो है वो बेरुखापन देखिए। जब चुनाव आते हैं तो ये वीडियो आप कल से देख रहे होंगे कि सिख की पगड़ी पहन के पंजाब में जाके प्रधानमंत्री रोटियां बेल रहे हैं लंगर में। लेकिन इस वक्त पंजाब अब पिछले 4 दशक में सबसे बड़ी मुसीबत में है। आधा पंजाब पानी में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री 2 शब्द पंजाब वालों के लिए नहीं कह रहे। जब राहुल गांधी ने वीडियो डाला कि मोदी जी उनके बारे में भी कुछ कहिए, राहत पैकेज भेजिए पंजाब और हिमाचल को, तब अपने मंत्री शिवराज चौहान को वहां भेजा। और शिवराज चौहान भी लोगों का दुख तकलीफ जानने की बजाय 10-15 कैमरों की टीम लेके अपने फोटो सेशन करवाने में ज़्यादा जो है मसरूफ़ नज़र आए और लोगों को वहाँ नाराज़गी और बढ़ा के आ गए। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो वहाँ बीजेपी के नेता हैं, खासकर जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो क्या इस वक्त सोच रहे होंगे, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। ये चीज़ें सब नोट हो रही हैं आज की डेट में। और सबसे बड़ी बात है कि ये विपक्ष वो विपक्ष नहीं है जो 10 साल रहा है। आज का विपक्ष सबसे मुखर विपक्ष है। आज का विपक्ष सबसे तेज विपक्ष है। आज का विपक्ष मुंह पे जवाब देने वाला विपक्ष है। अब सिर्फ अकेले राहुल गांधी नहीं हैं जो सीधा मोदी पर निशाना साध रहे हैं, अब समूचा विपक्ष निशाना साध रहा है। राहुल गांधी अगर बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हैं तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने विधानसभा में वोट चोर का नारा बुलंद करती नजर आ रही हैं।
अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अभी हाइड्रोजन बम, अभी तो एटम बम फूटा था, हाइड्रोजन बम फूटूंगा इस वोट चोरी के मामले में, बड़ा खुलासा करने वाला हूं, तो अखिलेश यादव चेतावनी दे रहे हैं कि जो जो उनके बारे में कहा गया है, टूटी चोर हो चाहे कुछ और हो, भूलेंगे नहीं, हिसाब पूरा पूरा लिया जाएगा। ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप, एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार साथी शांत हो गए। दरअसल अखिलेश यादव का ये बयान मैंने इसलिए आपको सुनाया कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का, खास करके विपक्ष में जो पिछले 10 साल से 11 साल से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे डीएमके हो, चाहे कोई और पार्टी हो, जो पार्टियां विपक्ष में रही है, सब कार्यकर्ताओं में, सब पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब ऐसी बातें जोश जगा रही हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता, विपक्ष की हर पार्टी का कार्यकर्ता ये बात सुनना चाहता है कि वो वक्त चला गया, भारत की राजनीति में वो वक्त चला गया कि यार राजनीति की जगह है, राजनीति के बाहर हम दोस्त हैं। नहीं, पिछले 11 साल में राजनीति में इतना कड़वापन डाल दिया गया है, इतना आपसी द्वेष डाल दिया गया है कि आज की डेट में कार्यकर्ता उस नेता के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा जो सदन के अंदर तो जो है बहस करे, छींटाकशी करे, आरोप प्रत्यारोप करे और सदन के बाहर गलबहियां करता हुआ नजर आए। नहीं, अब भारत में वो राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। आज के वक्त में हर पार्टी का कार्यकर्ता वही सुनना चाहता है जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता कहता है हाँ बिल्कुल सही है, जैसे को तैसा का जवाब ज़रूर मिलेगा। राहुल गांधी जब अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हैं और जब चेतावनी देते हैं, उस चेतावनी का असर है कि आज पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, गैल्वनाइज्ड हो गई है। इसलिए होश तो ठीक है, राजनीति में होश रखिए, लेकिन आज की डेट में होश के साथ साथ कार्यकर्ताओं का जोश विपक्ष की पार्टियों के लिए बेहद ज़रूरी है। जब विपक्ष का जोश ऊंचा हुआ है तभी इधर मोदी जी एंड पार्टी और बीजेपी का होश फाख्ता नज़र आ रहे हैं। अब संघ के साथ पैचअप करके संघ से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए। इसीलिए आज जो कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है, वो फैसला अभी छोटा लग सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में ये फैसला बहुत बड़े बदलाव की नींव रखेगा। आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए। जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। बस आज ही से शुरू हो जाइए। फिलहाल प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।